हेलो बच्चे, गुड आफ्टरनून भैया। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। शुरू में ही क्लियर कर दिया आप सबने। कैसे हो भाई, क्या हाल चाल, आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? हेलो बच्चा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सबको? हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, नए साल की पहली क्लास है आप सबके साथ, है ना? बीमार पड़ी हुई थी मैं, तो सॉरी उसके लिए। क्लासेस नहीं हो पा रही थी आपकी। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। हाँ जी, क्लास स्टार्ट करती हूँ। पहले तो बताओ मुझे, लास्ट क्लास में इन्फ्लेशन का टॉपिक मैंने कवर करवाया था ना? इन्फ्लेशन का टॉपिक कंप्लीट ही हो चुका था लगभग। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक आई थिंक पढ़ा था। WPI और CPI का तरीका हमने पढ़ लिया था, और मैंने आपको बताया था इंडिया में कौन से तरीके से इन्फ्लेशन निकाला जाता है। तो इन इंडिया वी यूज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत में CPI के तरीके से इन्फ्लेशन निकाला जाता है, इसीलिए CPI को हेडलाइन यानी शीर्षक महंगाई के नाम से जाना जाता है। यही बोला था ना मैंने आपको? हाँ जी, आप ठीक हूं मैं। यहां तक लास्ट क्लास में हो चुका था ना बच्चे? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो फिर हम आज की क्लास में आगे बढ़े। ठीक है, आज की क्लास में अब कुछ खास बचा नहीं है, सिर्फ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन मुझे पढ़ाना है। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? उसके बाद फिर मैं आप सबको नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? डन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए इसी का है। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि हम पढ़ के कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, उसे हमें क्या करना है? पढ़कर कंप्लीट करना है। ओके, परफेक्ट है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई अगर हम बात करते हैं मुद्रास्फीति का असर किस पर किस तरीके से होता है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति का असर इंडिविजुअल पर किस तरीके से कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, चलिए। तो सबसे पहला हम बात करते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पर। ऑन डेटर्स एंड ऑन क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स पर किस तरीके से असर पड़ता है? डेटर्स को हिंदी में हम कहते हैं ऋणी। डेटर्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ऋणी। और क्रेडिटर्स को हम कहते हैं ऋणदाता। ठीक है, डेटर्स यानी जिससे लोन मिलता है, द वन हु रिसीव लोन, जिसे लोन मिलता है वो डेटर्स कहलाते हैं। और जो लोन देता है, द वन हु गिव्स लोन, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्रेडिटर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमेशा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के समय पर हमेशा डेटर्स को प्रॉफिट होता है। डेटर्स गेन प्रॉफिट, हमेशा इन्हें प्रॉफिट होता है। और क्रेडिटर्स को हमेशा लॉस होता है, यानी नुकसान होता है। यानी अगर महंगाई यानी मुद्रास्फीति आ रही है, तो महंगाई आने पर हमेशा जो है, जो भी डेटर्स होते हैं, जिनको लोन मिलता है, जो ऋणी होते हैं, वो हमेशा फायदे में जाते हैं। और जो ऋणदाता होता है यानी जो लोन देता है, वो हमेशा किस में जाता है? नुकसान में जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने तुमको लोन दिया, मैंने तुम्हें लोन दिया, तो मैं हो गई क्रेडिटर और तुम क्या हो गए? डेटर। ठीक है, इन्फ्लेशन के समय पर हमेशा याद रखिएगा करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन होती है। मैंने तुम्हें लोन दिया, ठीक है, अब भाई वापसी का टाइम है, बाजार में है महंगाई। मैंने जब तुम्हें लोन दिया था तब उतना इन्फ्लेशन नहीं था, यानी बाजार में उस समय रुपए की वैल्यू ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन मैंने उतना पैसा ना इस्तेमाल करके, चीजें बाजार से ना खरीद कर, मैंने उस पैसे को तुम्हें लोन के फॉर्म पे दे दिया था। अब भाई लोन लेने का वक्त वापस आ गया, मैं रिपेमेंट का टाइम वापस आ गया, इन्फ्लेशन है बाजार में, करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। अब तुम मुझे उतना पैसा वापस कर रहे हो,
ठीक है, तुम डेटर हो, तुम मुझे उतना पैसा वापस कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अब इन्फ्लेशन आने के बाद मैं वही पैसा बाजार में लेकर जाऊंगी तो क्या मैं उतनी ही चीजें खरीद पाऊंगी जितनी पहले खरीद पानी थी? नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन आने से परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? इन्फ्लेशन आने से परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाती है। भाई हमने जब तुमको पैसा दिया था तो उसकी वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन महंगाई आई, महंगाई आने पे करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन करती है, और अब मुझे जब रिपेमेंट मिल रहा है, पैसे वापसी मिल रहे हैं, तो मैं उतने ही पैसों से बाजार में उतनी चीजें नहीं खरीद सकती जितनी पहले खरीद सकती थी। यानी इन्फ्लेशन आया, यानी मैं नुकसान में चली गई। मैं कौन हूं? मैं हूं क्रेडिटर। मैं चली गई किस में? लॉस में। और जो डेटर थे, ठीक है, जिनको लोन मिला था, जो तुम लोग थे, वो सब किस में चले गए? फायदे में चले गए। ठीक है, ओके। सेकेंड, नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? इन्फ्लेशन के समय पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कैसा असर पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑन इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स पर कैसे फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार समझाऊंगी तो एकदम ध्यान से सोच समझ के कोशिश करिएगा सुनने की। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इन्फ्लेशन के समय पर एक्सपोर्टर्स को हमेशा प्रॉफिट होता है, इनको हमेशा फायदा होगा, और इंपोर्टर्स को हमेशा क्या होगा? नुकसान होगा, यानी लॉस होता है। अब ऐसा क्यों है भाई? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यूएसए और रशिया आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देख लो ध्यान से, यूएसए और रशिया मान लो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है भाई, यूएसए से कार बनकर रशिया में बेची जा रही है, और रशिया से कार बनकर यूएसए में बेची जा रही है। मान लो यूएसए में आ गया इन्फ्लेशन, मान लो बच्चे यूएसए में क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया। अच्छा, यूएसए पे जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा, डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ। यूएसए में इन्फ्लेशन आ गया तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? यूएसए में इन्फ्लेशन आ गया तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, यानी गिर जाएगी। तो यहां पर यूएसए में इन्फ्लेशन आया तो करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन कर गई। अब जैसे ही यूएसए में करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन कर गई, यूएसए में इन्फ्लेशन आया, यूएसए में करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन कर गई। अब यहां से जो चीज रशिया में जा रही थी, जैसे कार थी, ठीक है, यहां पर वैल्यू डिक्लाइन हो गई, तो रशिया की करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। भाई अगर डॉलर की वैल्यू कम होगी तो रशिया की जो करेंसी की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी? ज्यादा होगी डॉलर के मुकाबले। तो यूएसए से कार बनकर जो रशिया में बेची जा रही है, रशिया के लोगों को वो कार सस्ती पड़ेगी या महंगी? तुम खुद सोचो कि अगर यूएसए में डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन कर गई तो यहां पर जो चीज बनकर रशिया में बेची जा रही है, रशिया की करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई है, तो रशिया के जो लोग हैं उनको तो जेब से कम पैसे खर्च करना पड़ेगा ना यूएसए की चीजें खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ गई है, डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन हो गई है। तो भाई रशिया में जो लोग हैं उन्हें वहां की यूएसए की चीजें क्या पड़ेंगी? सस्ती पड़ेंगी। जब यहां पर यूएसए की चीजें सस्ती पड़ेंगी तो रशिया के लोगों के बीच में यूएसए के कार की या चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब यहां पर डिमांड बढ़ेगी तो यूएसए के जितने भी एक्सपोर्टर्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और जब यूएसए के एक्सपोर्टर्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने आप एक्सपोर्ट किस में जाने लगेगा? प्रॉफिट में जाने लगेगा, यानी एक्सपोर्टर्स फायदे में जाएंगे। एक्सपोर्टर्स फायदे में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट सस्ता यानी चीप होता है।
और इंपोर्टर्स लॉस में जाते हैं बिकॉज इंपोर्ट क्या होता है, महंगा होता है, यानी कॉस्टली होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा भाई, आपस में ट्रेड कर रहे थे, यूएसए में आया था इन्फ्लेशन, यूएसए में जैसे ही इन्फ्लेशन आया था यहां पर करेंसी की वैल्यू क्या हो गई थी, यहां पर करेंसी की वैल्यू जो है गिर गई। जब यहां पर करेंसी की वैल्यू में गिर गई तो रशिया में ऑलरेडी जो है करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ गई। तो यूएसए से जो चीज बन के रशिया में बेची जा रही थी, ऑफ कोर्स रशिया के लोगों को कम पैसे खर्चने पड़ेंगे वो चीज को खरीदने के लिए। अब जब रशिया के लोगों को कम पैसे या कम पैसे जो है देने पड़ेंगे वो चीज को खरीदने के लिए, तो रशिया के लोगों के बीच में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब रशिया के लोगों के बीच में डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या होगा बच्चे, ऑटोमेटिकली यहां पर एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देंगे। और जैसे ही एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्टर्स फायदे में जाएंगे और इंपोर्टर्स किस में चले जाएंगे, सब के सब नुकसान में चले जाएंगे। ठीक है, डन। इस वाली को मैं आ रही हूं, एक मिनट। ठीक है, ओके, डन बच्चा। डन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का असर इनकम पर किस तरीके से पड़ता है, ऑन इनकम। तो याद रखिएगा भाई, महंगाई आती है तो लोगों की सैलरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए होता है उस महंगाई को अफोर्ड करने के लिए। लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, ज्यादा पैसा चाहिए होता है उस महंगाई को अफोर्ड करने के लिए। और इसीलिए याद रखिएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इंक्रीज करेगी। तो इनकम पर कैसा असर पड़ता है, ज्यादा होता है। अच्छा, इन्फ्लेशन का असर एम्प्लॉयमेंट पर यानी रोजगार पर कैसा पड़ता है बच्चे, ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, इन्फ्लेशन आएगा, चीजें महंगी होंगी, लोगों की जेबों में ज्यादा पैसे आएगा। लोगों की जेबों में ज्यादा पैसे होगा ना इन्फ्लेशन के समय पर, तो लोग डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लोगों की जेबों में ज्यादा पैसा होगा तो लोग डिमांड क्या करेंगे, लोग डिमांड इंक्रीज करेंगे, यानी बढ़ाएंगे। अच्छा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार होंगे, है ना। या फिर इसे ऐसे समझ सकते हो कि लोगों की जेबों में ज्यादा पैसे कब होगा, जब हम में से ज्यादातर लोग रोजगार होंगे या बेरोजगार होंगे। तुम खुद सोचो, हमारे और आपके जेब में ज्यादा पैसे बच्चे कब आएगा, मेरी जेब में ज्यादा पैसे कब आएगा, जब मैं काम कर रही होंगी या जब मैं काम नहीं कर रही होंगी, ऑफ कोर्स जब मैं रोजगार होंगी। तो इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट में हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट होगा, यानी महंगाई और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार हमेशा कैसे होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। ठीक है, डन। अच्छा, जब महंगाई और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट दोनों का पॉजिटिव रिलेशन होगा तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से कैसा संबंध होगा। देखो, महंगाई का और इन्फ्लेशन का जब पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी महंगाई आने पर ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं,
तो जब महंगाई आने पर ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे तो महंगाई आने से बेरोजगारी क्या होगी? महंगाई आने से बेरोजगारी कम होगी। यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कैसा संबंध होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और याद रखिएगा, जो इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इनवर्स रिलेशन है उससे कौन सा कर्व शो करता है? तो याद रखिएगा, उससे शो करता है फिलिप्स कर्व। ये क्वेश्चन अभी सीडीएस में भी पूछा गया था। फिलिप्स कर्व shows inverse relationship between unemployment and inflation। यानी फिलिप्स कर्व बेरोजगारी और महंगाई दोनों के बीच में कैसा संबंध बताता है? उल्टा संबंध बताता है। ठीक है, डन। इसे लिख लो बच्चे सारे के सारे। इसी के साथ तुम्हारा इन्फ्लेशन का टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो गया। लिख लो बच्चे। बच्चे लिख लो। इसी के साथ आपका इन्फ्लेशन का टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है। हम स्टार्ट करेंगे आगे। हाँ बच्चे, कोल्ड तो है ही, ठंड भर तो ऐसे ही चलेगा। अभी तो मैं काफी ज्यादा बीमार रही हूँ, अब तो फिर भी बेटर है, कुछ ठीक हो रही हूँ मैं। फिलिप्स कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिलिप्स कर्व बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये क्या बताता है। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, लिख लो बच्चे, लिख लो। फिर उसके बाद आज की क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, हाँ बारिश तो यहाँ पर भी खूब हो रही है। अच्छा, बोर्ड में जो लिखा है वो अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि लाइट वगैरह का कोई इश्यू हो रहा है? बोर्ड में जो लिखा है वो अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि लाइट वगैरह का कोई इश्यू हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो? डन। सॉरी। डन है। परफेक्ट। चलो, तो ये थी आज आप लोगों का इन्फ्लेशन का टॉपिक, जो कि पूरी तरीके से फिनिश हो चुका। ठीक है, इन्फ्लेशन का टॉपिक आपका पूरा फिनिश हो गया। अब इन्फ्लेशन के नोट्स मैं आपको बच्चे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इन्फ्लेशन के नोट्स मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगी। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से। ठीक है, ओके। कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप के होते हैं? समझी नहीं, मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझी, क्या पूछ रहे हैं आप? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, बैंकिंग सिस्टम। बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से सबके सब, बैंकिंग सिस्टम। अभी तक हमने सिर्फ 2 चैप्टर फिनिश करे ना, बजट और इन्फ्लेशन। बजट और इन्फ्लेशन खत्म करना है ना? अब आज की क्लास हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? आज की क्लास हम नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होगा बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब बैंकिंग सिस्टम हम क्या करेंगे? बैंकिंग सिस्टम में हम इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को इन डिटेल पढ़ेंगे, जिसपे सबसे मेन हेड होने वाला है मेरा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से रिलेटेड हम उसके मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ेंगे, आरबीआई से रिलेटेड हम फंक्शंस पढ़ेंगे,
बाकी बैंकों में जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना पढ़ा जाएगा, लेकिन हम इन डिटेल क्या पढ़ेंगे, हम इन डिटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है, शुरू करूं? तो चलो पहले कुछ बेसिक सी चीज मैं आप सबसे पूछती हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये चीज सबको पता भी होती है, सब जानते भी हैं, तो मैं आपसे पूछती जाती हूँ और साथ साथ यहाँ पर लिखती भी जाती हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव चीजें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन, आरबीआई की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताओ, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर, जल्दी से बताओ। हाँ जी, यस, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ? तो याद रखिएगा, एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। जब आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट आया था 1934 में और एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1935 में। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर का नाम क्या था? द वेरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। भाई जब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तो उस समय इंडिया में ब्रिटिश का रूल था ना। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तो उस समय इंडिया में किसका रूल था? तब उस समय इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, यानी आरबीआई के सबसे पहले जो गवर्नर रहे होंगे वो एक ब्रिटिश पर्सन थे। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? एक ब्रिटिश पर्सन थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो द वेरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर का नाम क्या है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम क्या है? यानी ओवरऑल तो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो कौन इंडियन थे, वो कौन भारतीय थे जो सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर बने। तो याद रखिएगा आरबीआई के सबसे पहले भारतीय यानी इंडियन गवर्नर का नाम था सर सीडी देशमुख। इनका फुल नेम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे 1943 में। ये पूरे 6 साल 6 इयर्स के लिए यानी 3 साल का इनका 2 टेन्योर था। ठीक है, 3 साल का इनका 2 टेन्योर था। ठीक है, तो 1943 में गवर्नर बनाए गए, 6 साल के लिए गवर्नर बनाए गए। यानी कभी ये पूछा जाए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो आप क्या आंसर दोगे? सीडी देशमुख थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर 1943 में बनाए गए, 6 साल के लिए बनाए गए और सीक्वेंस में आरबीआई के 3rd नंबर के गवर्नर है। यानी समझे, यानी पहले भारतीय गवर्नर थे लेकिन सीक्वेंस में कौन से नंबर के गवर्नर है? सीक्वेंस में ये 3rd नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट गवर्नर, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के फिलहाल अभी के गवर्नर कौन है? हाँ जी बच्चे जल्दी से आंसर दो। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फिलहाल आरबीआई के गवर्नर कौन है?
हाँ जी, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। प्रेजेंट गवर्नर तो सभी जानते हैं या नहीं जानते? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के अभी के गवर्नर का नाम क्या है? हाँ जी, बोलो, सारे बच्चे आंसर दो। आरबीआई के फिलहाल गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें यानी 25th नंबर के गवर्नर है। तो बताओ 24वें नंबर के गवर्नर कौन है? बताओ फिर 24th नंबर के गवर्नर कौन रहे हैं आरबीआई के? तो आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर थे उर्जित पटेल। 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। 24वें नंबर के गवर्नर थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स के लिए रहे, यानी 2 साल के लिए। उर्जित पटेल अप्रोक्सीमेटली आरबीआई के कितने टाइम के लिए गवर्नर रहे? अप्रोक्सीमेटली 2 साल के लिए गवर्नर रहे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बीच में रिजाइन कर दिया था। 23वें नंबर के गवर्नर थे कौन? उर्जित पटेल से पहले कौन थे? रघुराम राजन। रघुराम राजन ने अपना पूरा 3 साल का टेन्योर कंप्लीट किया। रघुराम राजन आए, फिर उर्जित पटेल, और करंटली कौन वर्किंग है? शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ, आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है? हाँ जी, चलो बताओ, आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है? तो सभी जानते हैं कि आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? कोलकाता में। जब आरबीआई बना था यानी 1934 में जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था तो उस समय इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। लेटर इट वाज शिफ्टेड टू मुंबई। बाद में इसे कहां शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ? चलो बताओ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण या फिर आप कह सकते हो नेशनलाइजेशन। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें तो आप सब समझ ही गए होंगे, सिंपल था, आसान था। बाकी सारी चीजें तो आप सब समझ ही गए होंगे, है ना? तो सॉरी, चलो तो हम यहाँ बात करते हैं कि बाकी सारी चीजें तो हम समझ गए होंगे। हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण का मतलब, ठीक है। मैं बैठ के थोड़ा समझाती हूँ, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन में यहां पर हूं, ठीक है। नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? जब किसी भी बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सरकार अपने कंट्रोल्स, अपने अंडरटेकिंग, अपने अधीन में ले ले तो इसे हम क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण करना। समझ में आया? यानी अगर हम बात करते हैं, हम किसी भी बैंक को प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट टू गवर्नमेंट जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो किसी भी बैंक को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल, अपने अंडरटेकिंग्स, अपने अधीन में ले रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, ठीक है। जब याद रखिएगा, नेशनलाइजेशन हमारे इंडिया में एक एक दो दो बैंकों का बहुत ज्यादा कॉमन है। यानी 1949 में आरबीआई का हुआ, 1955 में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ। लेकिन नेशनलाइजेशन सबसे ज्यादा कॉमन
और नेशनलाइजेशन सबसे ज्यादा बड़ा कब हुआ था? नेशनलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हम नेशनलाइजेशन के टॉपिक में पहले बात कर ले, फिर उसके बाद हम आरबीआई को डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनलाइजेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो अभी मैंने आपको नेशनलाइजेशन शब्द का मतलब बताया। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण। यानी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी बैंक को अपने कंट्रोल, अपने अंडरटेकिंग, अपने अधीन में ले ले, तो इसे हम नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कहते हैं। नेशनलाइजेशन एक एक दो दो बैंकों का बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन नेशनलाइजेशन सबसे ज्यादा बड़ा तब हुआ जब, अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया में, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन शुरू किया। हमारे इंडिया में सबसे पहला बल्क अमाउंट में नेशनलाइजेशन, देखो मैं पहला क्यों कह रही हूं, पहला बल्क अमाउंट में या बड़ा नेशनलाइजेशन या मेजर कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ? ऐसे तो 1949 में आरबीआई का हो गया था, बट मेजर कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन बल्क अमाउंट में कब हुआ? तो मेजर कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन बल्क अमाउंट में इंदिरा गांधी ने किया, सबसे पहला नेशनलाइजेशन, जो कि हुआ था 1969 में। 1969 में एक साथ इंदिरा गांधी ने मार्केट में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था? यहां पर उन्होंने एक साथ 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। ये नेशनलाइजेशन किसके द्वारा किया गया था? ये नेशनलाइजेशन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, थे तो बहुत सारे बैंक। इंदिरा गांधी को कैसे पता चला कि मुझे इन्हीं 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन करना है, यानी इन्हीं 14 प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में कन्वर्ट करना है, या नेशनलाइजेशन, या बहुत सारा था ना, बैंक तो बहुत सारे थे, सिलेक्शन कैसे हुआ? तो इंदिरा गांधी ने, याद रखना, पहले से कोई नाम और नंबर डिसाइड नहीं किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने सिंपल सी एक स्टेटमेंट दी थी। अब सिंपल सी स्टेटमेंट क्या देती? इंदिरा गांधी ने कहा, जिन जिन बैंकों के पास, ध्यान से सुनो, इंदिरा गांधी ने कहा जिन जिन बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट्स यानी कुल पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा की है, हम उन सारे बैंकों को नेशनलाइज करेंगे। तो 1969 में 50 करोड़ से ज्यादा का टोटल डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ कितने बैंकों के पास था? 14 बैंकों के पास। तो इन्हीं 14 बैंकों का उस समय राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समझ में आया? ओके, थोड़े समय बीतने के बाद नेशनलाइजेशन का स्टेप इंदिरा गांधी ने दोबारा से दोहराया। अब के बाद उन्होंने नेशनलाइजेशन किया 1980 1980 में। अब 1980 में उन्होंने क्या किया? 1980 में उन्होंने शुरू किया, उन्होंने एक साथ 6 बैंक्स यानी 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया। और अब के बाद उन्होंने टोटल डिपॉजिट कितना रखा? उन्होंने कहा कि इस बार जिन जिन बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट यानी कुल पूंजी कितने से ज्यादा होगी? 200 करोड़ से ज्यादा होगी, हम उन सारे बैंकों को नेशनलाइज करेंगे। और 200 करोड़ से ज्यादा का टोटल डिपॉजिट कितने बैंकों के पास था? सिर्फ 6 बैंकों के पास था। और इसीलिए उन 6 बैंकों का क्या कर दिया गया? इसीलिए उन 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समझ में आया अच्छी तरीके से? तो इंदिरा गांधी ने अपने समय पर बच्चे कितने टोटल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया? तो इंदिरा गांधी ने अपने समय पर 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। लेकिन हम बात करते हैं कि फिलहाल हमारे इंडिया में इंदिरा गांधी के द्वारा कितने बैंक बचे हैं? ठीक है, तो बताओ
फिलहाल इंदिरा गांधी के द्वारा कितने बैंक बचे हैं हमारे इंडिया में? तो इंदिरा गांधी के द्वारा फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो इस समय हमारे पास जो है 11 बैंक बचे हैं इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनलाइज करे हुए। ठीक है, अब कैसे बचे हैं बात करते हैं। सबसे पहले तो हुआ ये कि शुरू में, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट बस रुको। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट बचा। ओके, चलो बढ़िया, सॉरी। तो अब अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया में फिलहाल इंदिरा गांधी के द्वारा कितने बैंक्स बचे हैं, तो फिलहाल हमारे इंदिरा गांधी के द्वारा सिर्फ 11 बैंक बचे हैं, क्योंकि अब कुछ बैंकों का क्या हुआ था, अब कुछ बैंकों का होने लगा था मर्जर। कैसे? सबसे पहली बार 1993 में जो पहला बैंक मर्ज किया गया वो किया गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। ठीक है, फर्स्टली न्यू बैंक ऑफ इंडिया को किसके अंदर मर्ज कर दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया। 20 बैंक थे, एनबीआई को पीएनबी के अंदर मर्ज कर दिया गया, 19 बैंक बचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सन 2018 में हमारे में 2 बैंकों का मर्जर हुआ। ठीक है, आप सब जानते हैं, एक था देना बैंक। देना बैंक का नाम याद है आप सबको? देना बैंक, एंड एक था विजया बैंक। ये दोनों बैंक का नाम आप लोगों को याद होगा। इन दोनों बैंक को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। ठीक है, यानी यहां पर एनबीआई को पीएनबी के अंदर मर्ज किया गया, यहां पर देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो 3 बैंक हो गए मर्ज। फिर सन 2019 में बड़ा मर्जर हुआ, यहां पर तो काफी सारे बैंकों को मर्ज किया गया। सबसे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यानी पहला ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को किसके अंदर मर्ज किया गया? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। ठीक है, दूसरा मर्जर उसी समय हुआ 2019 में ही। किसको? इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया इंडियन बैंक के अंदर। इलाहाबाद बैंक को किसके अंदर मर्ज कर दिया गया? इंडियन बैंक के अंदर। तीसरा मर्जर तो यहीं पर हुआ, सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया किसके अंदर? कैनरा बैंक के अंदर। सिंडिकेट वाज मर्ज्ड इनटू कैनरा बैंक। और चौथा जो है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। एक था आंध्रा और दूसरा था कॉरपोरेशन बैंक। इन दोनों को किसके अंदर मर्ज कर दिया गया? इन दोनों को मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो बच्चे ये सारे बैंक जो है वो मर्ज हुए। ये वाला है यूनाइटेड, ये वाला कौन सा है? यूनाइटेड, और इधर है यूनियन बैंक। तो तुम देखो कितने बैंक मर्ज हुए बच्चे, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 बैंक इंदिरा गांधी नेशनलाइज करके गई थी। और बचे सिर्फ कितने बैंक? बचे हैं सिर्फ 11 बैंक, क्योंकि फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ? मर्जर
होना शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना? तो जल्दी से सबसे पहले तो ये बताओ, हमारे इंडिया में सबसे पहले मेजर कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ? हाँ जी, चलो आंसर देना स्टार्ट करो। हमारे इंडिया में सबसे पहला मेजर कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ? सारे बच्चे आंसर देना स्टार्ट करिए। हमारे इंडिया में सबसे पहला मेजर कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ? 1969 में। कितने बैंकों का हुआ? कितने बैंकों का हुआ बच्चा? 1969 में कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ, जिसमें सबसे कम पूंजी कितनी मांगी गई थी? विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ, जिसमें सबसे कम पूंजी कितनी मांगी गई थी? हाँ जी, 50 करोड़ की मांगी गई थी। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, ये नेशनलाइजेशन किसने किया था बच्चे? ये नेशनलाइजेशन किसने किया था स्टूडेंट्स? ये नेशनलाइजेशन किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। थोड़ा समय बीता तो हमारा दोबारा नेशनलाइजेशन हुआ। अच्छा, दोबारा नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ? सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ? सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ? 1980 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? हाँ जी, 6 बैंकों का। कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ, जिसपे सबसे कम पूंजी कितनी मांगी गई? विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ, जिसमें सबसे कम पूंजी कितनी मांगी गई? 200 करोड़ की मांगी गई। जिसमें सबसे कम पूंजी कितनी मांगी गई? 200 करोड़ की मांगी गई। ठीक है, ओके। तो पहला फेज ऑफ मर्जर कब हुआ? 1993। दूसरा सन 2018, फिर 2019। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल में ले ले, अपने अंडरटेकिंग्स में ले ले, अपने अधीन में ले ले, तो उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। किसी ने पूछा मुझसे कि मर्जर क्यों होता है? मर्जर बेटा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जब बैंक लॉस में जाते हैं, तो कोई भी बैंक अगर बच्चे लॉस में जा रहा है, तो हम उस बैंक को रातों रात बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उस बैंक ने ढेरों लोगों से पैसा ले रखा होता है, ढेरों लोगों को पैसा दे रखा होता है। तो कोई भी बैंक ओवरनाइट में बंद नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई बैंक लॉस में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसे सक्सेसफुल बैंक के अंदर मर्ज करके चला देंगे। यही तरीका होता है, और इसीलिए बैंकों का क्या हो जाता है? मर्जर कर दिया जाता है सक्सेसफुल बैंक के अंदर। ओके, समझ में आया? यहां तक समझ में आया किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बच्चे, यहां तक समझ में आया? चलो पहले इतना लिखो, इतना लिख के खत्म करो। चलो यहां से लिखना स्टार्ट करो बच्चे। लिखो लिखो। मैम, जब 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो आरबीआई गवर्नर कौन था 1969 में? बच्चे देख लो, अब इतना एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कौन था। आरबीआई एक्ट मैम फिर से बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 लिखा हुआ है यहाँ पर।
कॉरपोरेशन को किसने मर्ज किया था, दिल्ली में नहीं रहा, क्या मतलब? इसे लिखो पहले। थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ूंगी, तबीयत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ूंगी, ठीक है? आरबीआई एक्ट फिर से बता दूं मैम। अरे बच्चे, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुआ, ठीक है? एक्ट एक्ट की वो पूरी एक कॉपी आती है, मोटी सी बुक। एक्ट में क्या था वो एक लाइन में थोड़ी ना बताया जा सकता है। हो गया? डन है? सब लोग पहले ओके कहो कि ये वाली स्लाइड लिख ली है तो आगे बढ़े। सब पहले ओके कहो। डन है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसे नोट डाउन करो। डन, लिखते जाओ। बेटा साथ साथ मत लिखा करो, तुम लोग साथ साथ लिखते हो तो पढ़ते कैसे हो, मुझे ये बताओ पहले। तुम लोग अगर साथ साथ लिखते हो तो पढ़ते कैसे हो? डन है बच्चा? ओके, नेक्स्ट, चल। डन है बच्चा? बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन जहां पर जो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जहां आप खाता खुलवा के पैसे जमा कर सकते हो, उसे हम बैंक कहते हैं। उसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। और वो बैंकिंग एक्टिविटीज भी देता हूं, जैसे लोन, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी, तो उसे हम बैंक कहते हैं। साइड हो जाती हूँ मैं, सॉरी। लिखो। आओ। डन है बच्चा? बेटा 1993 में यस, एक ही बैंक का मर्जर हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी के अंदर मर्ज किया गया था, ठीक है? ओके, चलो। तो बच्चे आज की क्लास फिर हम इतनी ही रखते हैं, ठीक है? आज की क्लास बस मैं इतनी ही रखूंगी। अब मुझे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाना आप सबको स्टार्ट करना है, जो कि कल की क्लास में इंशाल्लाह, कल की क्लास में स्टार्ट करूंगी। होपफुली इंशाल्लाह कल की क्लास होगी आप सबकी, ठीक है? अभी थोड़ी सी तबीयत से मैं रिकवर कर ही रही हूँ, तो
हो सकता है 1-2 दिन छुट्टी भी करूं बीच में, बट जब जैसे ही पूरी तरीके से रिकवर कर जाती हूँ तो आप सबकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टिल देन टेक केयर एवरीवन। कल मॉनेटरी पॉलिसीज स्टार्ट करूंगी इसी के आगे, ठीक है? ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।